तो सोचो क्या हो कि अगर आप लोगों को एक ऐसा बॉक्स मिले जिसके अंदर जाने के बाद आप लोगों के सामने अनंत ब्रह्मांड के दरवाजे हों और आप लोग उनमें से किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं और उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जिनमें से कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जिनके अंदर सूरज ही नहीं है और कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा सूरज है। कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जहाँ पर ह्यूमंस ही नहीं है और कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस हैं। मतलब वो छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी चीज जिसको आप लोग सोच सकते हैं वो किसी न किसी ब्रह्मांड में पॉसिबल होगी। और आज की हमारी कहानी होने वाली है एक ऐसे ही साइंटिस्ट के ऊपर जो कि अपने ज्ञान के भंडार की मदद से मल्टीवर्स का दरवाजा खोल लेता है। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग जेसन नाम के एक फिजिक्स प्रोफेसर को देख पाते हैं जो कि अपनी बीवी डेनियाला और साथ ही अपने बेटे चार्ली के साथ अपने घर में रहा करता था। वो अपनी फैमिली से तो बहुत ज्यादा खुश था पर वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और आज जब वो अपने बेटे को लेकर उसके यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था तभी अचानक से ही उसे उसके पुराने दोस्त रैन का वीडियो कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि असल में आज रैन को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। जिसके चलते ही वो आज रात में जेसन के घर के पास वाले बार में एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला था जिसमें वो जेसन को भी इनवाइट करता है। अब वैसे तो जेसन अपनी दोस्त की कामयाबी पे खुश था पर कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी से उदास होता है क्योंकि अपनी शादी से पहले वो एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा था जिससे मल्टीवर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करा जा सकता था और अगर वो ये काम कर देता तो आज वो अवार्ड उसे मिलता। मगर अपनी शादी हो जाने के बाद वो अपने वर्क को कंटिन्यू नहीं कर पाया और एक कॉलेज में प्रोफेसर बनकर ही रह गया जहां पर उसे पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहां के बच्चे किसी भी लेक्चर को सीरियसली नहीं लेते थे। अब पूरा दिन जेसन इसी बारे में सोच रहा था और अपने घर में जाने के बाद भी वो रैन के कॉल्स को इग्नोर करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसकी पार्टी में जाने के बाद अपने पुराने दिनों को याद करे और बाद में अपनी किस्मत को कोसे। पर रात के समय में डेनियाला जेसन के फोन में रैन के मैसेजेस को देख लेती है और उसे पार्टी में भेज देती है जहां पर जाने के बाद रैन मैट नाम के बारटेंडर से मिलता है जिसको वो बहुत पहले से जानता था। अब रैन वहां पर जेसन से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश था और वो उससे काफी सारी पुरानी बातें भी करता है जिससे जेसन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो रैन से बहुत देर तक बातें करता रहता है। रैन ने जेसन को पार्टी में एक खास मकसद से बुलाया था और जब पार्टी खत्म हो जाती है तो रैन जेसन को बताता है कि वो अपनी खुद की एक न्यूरोटेक कंपनी चालू करना चाहता है जिसके लिए उसे जेसन की मदद की जरूरत है और वो जेसन को डबल पैसे भी देगा। तब जेसन रैन से इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगता है और पार्टी से चला जाता है पर रास्ते में हम लोग देखते हैं कि एक आदमी मास्क में उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे उसका फोन और साथ ही वॉलेट भी छीन लेता है। तब जेसन भी उस आदमी को चोर समझकर अपना बटुआ और अपना फोन उसे दे देता है पर उसके बावजूद भी वो आदमी उसको नहीं छोड़ता और उसको एक गाड़ी में बिठाकर रास्ता बताते हुए एक वेयर हाउस टाइप की जगह पर लेकर चला जाता है। अब उस जगह पर आने के बाद वो आदमी जेसन को बहुत बुरी तरह से मारता है जिसके बाद वो उसके कपड़े तक छीन लेता है। तब वो जेसन को दूसरे कपड़े पहनने को देता है और बाद में उसे सीढ़ियों से नीचे गिराकर एक तरह का इंजेक्शन लगा देता है। तब जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और उससे क्या चाहता है पर वो आदमी बताता है कि अगर वो उसे सब कुछ बता भी देगा तब भी जेसन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। तभी इंजेक्शन की वजह से जेसन बेहोश हो जाता है और वो मास्क वाला आदमी उसके पास आकर बोलता है कि अब उसके पास अपनी जिंदगी को शुरू करने का एक नया मौका होगा। अब जब थोड़ी देर बाद जेसन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक स्ट्रेचर पर पाता है जहां पर बहुत सारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसी दौरान वो वापस से बेहोश हो जाता है और जब बाद में उसकी आंख खुलती है तो वो एक कमरे में था। तब जेसन को कुछ भी समझ में नहीं आता पर अचानक से ही वहां पर अमेंडा नाम की एक औरत आती है जो कि खुद को जेसन की वाइफ बता रही थी जो जानने के बाद जेसन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसकी बीवी का नाम डेनियाला था। पर अमेंडा को लगता है कि शायद जेसन अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है इसलिए वो सबसे पहले उसे गले से लगाती है जिसके बाद वो उसे बाहर ले जाकर वेंस नाम के एक आदमी से मिलवाती है। वेंस भी जेसन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। जेसन वेंस को पहचानता था क्योंकि उसके कॉलेज में वो उसके साथ पढ़ाई करा करता था पर अभी के टाइम पर वेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वेंस की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जेसन आज से 1.5 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट को करते हुए अचानक से गायब हो गया था और तब से वो सीधा अब लौट कर आया है। वेंस के अलावा भी वहां पर और भी काफी सारे एम्प्लॉय थे जो कि असल में वेंस और जेसन के अंडर ही काम करा करते थे। तब जेसन वहां पर सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी बस कुछ घंटे पहले ही गायब हुआ था और अब वो सीधा यहाँ पर आ गया है। और ना तो वो अमेंडा को जानता था और ना ही उसे समझ आ रहा था कि आखिरकार वहां पर चल क्या रहा है। तब यहाँ पर अमेंडा को लगता है कि शायद इतने समय बाद लौटने की वजह से उसे आराम की जरूरत है इसीलिए वो सभी लोगों से शांत रहने को बोलती है। जिसके बाद लैब के लोग जेसन को लेकर कहीं पर जाने लगते हैं पर क्योंकि जेसन को अपने घर जाना था इसीलिए वो लैब से भाग जाता है और बाहर जल्दी से एक टैक्सी पकड़ता हुआ अपने घर के पास पहुंच जाता है। लेकिन अपने घर में जाने के बाद उसे अपने घर में कुछ अजीब सा दिखाई देता है क्योंकि ना तो वहां पर उसकी बीवी थी और ना ही उसका बेटा। वहां पर उसे अमेंडा ही मिलती है जो कि उससे बातें करते हुए उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो लैब से यहाँ पर क्यों आ गया। पर जेसन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में जेसन एक दूसरे यूनिवर्स में आ गया है पर कैसे उसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा।
तब जेसन के असली यूनिवर्स में हम लोग डेनियाला को देख पाते हैं, जिसके पास भी एक जेसन आ जाता है और ये असल में वही आदमी था जिसने मास्क बनाकर पहले वाले जेसन को लूटा था और बाद में वो डेनियाला के पास आ गया ताकि वो पहले वाली जेसन की लाइफ को जी सके। फिर अब कहानी को आसान बनाने के लिए हम लोग मास्क वाले जेसन को जय और साथ ही असली वाले जेसन को जेसन ही बोलेंगे और जेसन का यूनिवर्स है यूनिवर्स 1 और जय का यूनिवर्स है यूनिवर्स 2। खैर यूनिवर्स 1 में जे डेनियाला के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जिससे डेनियाला को उसके ऊपर शक नहीं होता और उसके बाद वो दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं और हम लोग यूनिवर्स 2 में देख पाते हैं कि जेसन बहुत ज्यादा परेशान था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। तब वो एमेंडा से डेनियाला के बारे में पूछता है, पर एमेंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी क्योंकि जे पहले बिल्कुल भी ऐसा बिहेव नहीं करा करता था। तब जेसन घर में मौजूद सभी चीजों को ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया के जेसन के पास वो सारे अवार्ड्स भी थे जो कि कभी जेसन अपनी दुनिया में लेना चाहता था। पर क्योंकि अभी तक जेसन को कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आया था, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। अब अमेंडा उसकी ऐसी हालत देखकर तुरंत ही लैब में फोन कर देती है और वहां से कुछ गार्ड्स को बुला लेती है। मगर जैसे ही जेसन को इन सब चीजों के बारे में खबर लगती है तो वो तुरंत ही घर से भाग जाता है और पास के उसी बार में चला जाता है जहाँ पर उसे रैन ने पार्टी में बुलाया था। जहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात मैट से होती है, पर मैट भी उसे नहीं पहचानता था, जो जानने के बाद यहाँ पर जेसन का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए चला जाता है। वहीं हम लोग यूनिवर्स 1 में जे को देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे कर जेसन की पूरी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा था ताकि आगे चलकर किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी मकसद से आया होगा जिसके बारे में हमें आगे चलकर पता चले। खैर हम लोग यूनिवर्स 2 में जेसन को देख पाते हैं, जिसके पास डॉक्टर आकर उसे रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगती है और तब जाकर जेसन को पता चलता है कि उसके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस डॉक्टर को उसके ब्लड में एक अजीब तरह का केमिकल मिला था जिसके बारे में वो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। जो केमिकल असल में वही हो सकता था जिसको जे ने जेसन की बॉडी में उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्ट करा था। खैर आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसन इन सब चीजों से और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इतनी जल्दी सब कुछ चेंज कैसे हो गया। तब डॉक्टर से थोड़ी देर और बात करने के बाद जेसन को ये बात पता चलती है कि जेसन इस दुनिया में एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है जिसके नाम पर काफी सारे पेटेंट्स हैं। पर आज से 1.5 साल पहले वो अचानक से गायब हो गया था और उसके बाद सीधा उसे अब देखा गया है। जो जानने के बाद जेसन काफी ज्यादा परेशान होता है और वो डॉक्टर से तुरंत ही डेनियाला के बारे में सर्च करने को बोलता है और तब जाकर जेसन को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कभी भी उसकी शादी डेनियाला से हुई ही नहीं। डेनियाला इस यूनिवर्स में एक बहुत मशहूर पेंटर थी जिसकी पेंटिंग को हर जगह पसंद करा जाता था। लेकिन जेसन के हिसाब से डेनियाला ने आज से बहुत समय पहले ही पेंटिंग को छोड़ दिया था ताकि वो अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे सके। पर अभी के टाइम पर जेसन तुरंत ही डेनियाला का एड्रेस निकालता है और डिसाइड करता है कि वो डेनियाला से ही जाकर सीधा बात करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वेंस, अमेंडा और साथ ही एक सिक्योरिटी ऑफिसर को देख पाते हैं, जिनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जेसन उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और क्योंकि पहले भी उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान 3 लोग गायब हो चुके थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि जेसन बाहर जाकर उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी बता दे और इसीलिए ही वो जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना चाहते थे। अब जैसे ही वो डेनियाला से मिलता है वैसे ही वो उसे गले से लगा लेता है, पर डेनियाला को समझ में नहीं आ रहा था कि आज आखिरकार जेसन उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। आज वहां पर डेनियाला का एक ऑप्शन भी था। फिर जब वो उसकी पेंटिंग्स को देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर डेनियाला ने सिर्फ उसकी ही पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि असल में डेनियाला से हमेशा जेसन कहा करता था कि क्या हो कि अगर हम दुनिया के अलग अलग रास्तों को चुने और अपनी चेतना की मदद से उनमें जा पाए। और उन्हीं कॉन्सेप्ट पर ये सारी की सारी पेंटिंग बेस्ड थी और ये सब देखने के बाद जेसन को सोचने लगता है, पर उतने में ही वहां पर रैन भी पहुंच जाता है, जो कि खुद भी काफी ज्यादा बदल गया था। तब वो यहाँ पर जेसन को पार्टी में देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि जेसन अक्सर ऐसी पार्टी में नहीं आया करता था और जाहिर सी बात है कि इन लोगों का शॉक होना बनता भी है, क्योंकि वो लोग असल में जेसन को ये समझ रहे थे। अब जब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अक्सर जी रैन से मिलता रहता था, क्योंकि रैन उसकी लैब के लिए कुछ दवाइयां बनवाता था जिसको सिर्फ रैन ही बना सकता था। अब जेसन उन दवाइयों के बारे में रैन से पूछ पाता कि तभी अचानक से ही वहां पर डेनियाला पहुंच जाती है और वो तीनों एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत सारी बातें करने लगते हैं। वहीं यूनिवर्स 1 में हम लोग जे को देख पाते हैं, जिसकी हरकतें डेनियाला को कुछ अजीब लग रही थी, पर यहाँ पर जे किसी तरह से पूरी बात को संभाल लेता है और डेनियाला का शक वापस से उसके ऊपर से हट जाता है। वहीं यूनिवर्स 2 में ऑक्शन खत्म होने के बाद जेसन, डेनियाला और रैन तीनों साथ में बैठे हुए थे, जहां पर जेसन उन्हें अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करने लगता है। साथ ही अब धीरे धीरे जेसन को समझ आ रहा था कि हो सकता है कि ये उसका यूनिवर्स ना हो, और इसीलिए वो डेनियाला और साथ ही रैन को बताता है कि उसके यूनिवर्स में उसकी शादी डेनियाला से हुई थी और उनका एक चार्ली नाम का बेटा भी था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे और उस यूनिवर्स में अपना परिवार बसाने के लिए उन दोनों ने अपने करियर तक को दांव पर लगा दिया था। तब यहाँ पर डेनियाला और रैन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता।
क्योंकि इस यूनिवर्स में जेसन ने अपने करियर को ज्यादा तवज्जो दी थी और उसने डेनियाला के साथ हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया था। पर डेनियाला को ये बात भी बहुत अच्छे से याद थी कि जेसन उससे अक्सर मल्टीवर्स के बारे में बात करता था, जहाँ पर छोटी छोटी चीज भी एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती थी। मगर अभी भी उससे जेसन की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता। तब रायन तो यहाँ से चला जाता है, पर जेसन डेनियाला से उसके ही घर में रुकने की परमिशन मांग लेता है, क्योंकि वो जानता था कि बाहर उसे वेंस के लोग ढूंढ रहे। अब रायन के वहां से जाने के बाद इस यूनिवर्स की डेनियाला जेसन से जानना चाहती थी कि आखिरकार वो जेसन के यूनिवर्स में जेसन के साथ किस तरह से रहा करती थी। तब जेसन भी डेनियाला को अपने और अपने बेटे के बारे में सारी चीजें बता देता है कि वो किस तरह से और कितनी खुशी से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। और अब वो सारी चीजें जानने के बाद डेनियाला को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही जेसन के करीब आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और जेसन डेनियाला को लेकर अपने घर के बाहर चला जाता है। जहां जाने के बाद वो तुरंत ही अमेंडा को कॉल कर कर बोलता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसे अमेंडा की मदद की जरूरत है। जो बात जानने के बाद अमेंडा तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और इसी बीच हम लोग डेनियाला और साथी जेसन को देख पाते हैं, जो कि जेसन के घर में घुस गए थे। जहां पर जाने के बाद जेसन जी के घर के माध्यम से अपने घर के बारे में डेनियाला को बताने लगता है और वो सारी चीजें जानने के बाद डेनियाला को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही वहीं पर उन दोनों की बातों से हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि इस डेनियाला का चक्कर भी जे के साथ ही चल रहा था। पर जैसे ही ये प्रेग्नेंट हुई और जे को इस बारे में पता चला तो उसने डेनियाला को छोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना चाहता था। लेकिन यूनिवर्स वन में जेसन ने डेनियाला को नहीं छोड़ा था, जबकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो उसके साथ शादी कर लेता है तो वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि जेसन सिर्फ एक प्रोफेसर बनकर ही रह गया, जबकि जे जिसने डेनियाला को ठुकरा दिया था वो आगे चलकर एक बहुत महान साइंटिस्ट बना। तब जेसन जी के घर से उन सभी फाइल्स को उठा लेता है जो कि मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में थी, और जेसन भी उनके ऊपर कभी वर्क कर रहा था, पर जे ने उस वर्क को कंटिन्यू रखा और इसीलिए ही वो आगे चलकर इतना सफल साइंटिस्ट बना। अब जब ये लोग वापस से डेनियाला के घर में पहुंचते हैं तो जेसन वहां पर उन सभी फाइल्स को रीड करने लगता है, जिन्हें रीड करने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि ना केवल जे ने उन सभी थ्योरीज को सुलझा लिया था, बल्कि उसने एक ऐसा बॉक्स भी बना लिया था जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता था। अब जेसन को ये बात तो समझ में आ गई थी कि जे उसी बॉक्स की मदद से उसके यूनिवर्स में गया है, पर उसको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो वहां पर गया क्यों है, क्योंकि अगर वो डेनियाला की वजह से वहां पर गया है तो वहां पर जाने के बाद उसे शायद जेसन को जान से मार देना चाहिए था, पर उसने जेसन को जिंदा रखा क्योंकि वो चाहता था कि वो उसके यूनिवर्स में आए। और अगर ये बात भी सच्चाई थी तो जेसन को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार जे जेसन को उसके यूनिवर्स में क्यों भेजना चाहता था। वहीं हम लोग यूनिवर्स वन में जे को देख पाते हैं, जो कि एक अजीब सी अबंडेंट बिल्डिंग में आकर वहां पर एक बॉक्स को चेक करने लगता है, जो कि उसी बॉक्स की तरह लग रहा था जिसके बारे में उसकी थ्योरी में जिक्र था। अब वहां पर जाने के बाद वो कुछ कैमरास को वहां पर लगा देता है और चार्ली की डेट ऑफ बर्थ को देखने के बाद वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यूनिवर्स 2 में डेनिला को देखते हैं, जो कि जब जेसन के करीब जाने की कोशिश कर रही थी तभी अचानक से ही वहां पर वेंस कंपनी की सिक्योरिटी ऑफिसर पहुंच जाती है, जो कि तुरंत ही डेनिला को शूट करके जान से मार देती है और अब उसने जेसन को भी बंदी बना लिया था। अब अपनी आंखों के सामने डेनिला को यूं मरता देख जेसन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर वेंस कंपनी की सिक्योरिटी ऑफिसर उसे तुरंत ही वेंस के पास लेकर चली जाती है। तो वहां पर वैन सबसे पहले जेसन से डेनिला की मौत की वजह से माफी मांगता है, जिसके बाद उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वेंस के मम्मी पापा की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद उसके दादा ने उसे पाला था और वो बहुत ज्यादा अमीर थे, और इसीलिए उनकी मौत के बाद वेंस को बहुत ज्यादा पैसा मिला। और एक दिन उसके पास अचानक से जे आया, जिसने उससे बातें करते हुए उसे बताया कि अगर वो अपना सारा पैसा जे को दे देता है तो वो उसे मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के बारे में काफी सारी चीजें बता सकता है। और क्योंकि वैंस खुद भी मल्टीवर्स में ट्रैवल करके अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था, इसीलिए उसने अपना सारा का सारा पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, जिसके बाद ही जे ने जाकर उस मशीन को बनाया जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता था। तब उस बॉक्स को बनाने के बाद जे ने उसमें 3 लोगों को भेजा ताकि उसकी टेस्टिंग करी जा सके, पर उसके बाद उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आया, जिसके बाद जे ने ये बात किसी को नहीं बताई कि उस बॉक्स को किस तरह से ऑपरेट करा जाता है। और आज से लगभग 1.5 साल पहले जे खुद ही किसी को बिना बताए उस बॉक्स के अंदर गया, जिसके बाद वो खुद भी कभी वापस लौट कर नहीं आया, और तब से ही वेंस उसको ढूंढ रहा था। अब ये सारी बातें जानने के बाद जेसन को ये बात तो पता चल जाती है कि वेंस बस मल्टीवर्स में ट्रैवल करना सीखना चाहता है, और अगर उसे ये बात पता चली कि जेसन उसके यूनिवर्स का जे नहीं है तो वो उसे तुरंत ही जान से मार देगा, और इसीलिए वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो जेसन नहीं बल्कि जय हो। वो तो वेंस को भी लगने लगता है कि शायद जी की मेमोरी चली गई होगी, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, और यही सब सोचते हुए वो तुरंत ही जेसन को जी की सारी कंप्यूटर फाइल्स के पास लेकर चला जाता है, ताकि जेसन उन सबको रीड करने के बाद अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर पाए। अब थोड़ी देर उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के बाद जेसन तुरंत ही उस बॉक्स के पास जाता है और उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। तब पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर बाद में अचानक से ही उसे ऑब्जर्वर्स थ्योरी के बारे में याद आता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी ऑब्जर्व ना करा जाए तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग तरह से बिहेव करता है।
लेकिन अभी भी जेसन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बॉक्स में जाने के बाद भी इंसान का ब्रेन तो वर्क करता रहेगा और आसपास की चीजों को ऑब्जर्व भी करेगा, और अगर ऐसा होता है तो कोई भी इंसान मल्टीवर्स में ट्रैवल कैसे कर सकता है, और उस चीज को रोकने के लिए इन्हें कैसे कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी जिससे इंसान के ब्रेन को कुछ समय के लिए बंद करा जा सके। तब जेसन उस वक्त की रिकॉर्डिंग को चेक करता है जब जे यहाँ से गया था, जिसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को भी चेक करता है जब वो खुद यहाँ पर आया था। तब जाकर उसे ये बात पता चलती है कि जिस वक्त वो खुद यहाँ पर आया था उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे में था, और इस बात का साफ मतलब यही था कि असल में जे ने जो दवाई उसको बेहोश करने के लिए लगाई थी वो दवाई असल में उसे बेहोश करने के लिए नहीं थी, वो उसके दिमाग को बंद करने के लिए थी ताकि जे उसे इस यूनिवर्स में लेकर आ सके। अब जेसन को धीरे धीरे सब कुछ समझ तो आ रहा था, पर वो इस बारे में वेंस से कुछ भी शेयर नहीं करता क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वेंस को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा कि वो एक दूसरे यूनिवर्स का जेसन है तो वो उसे तुरंत ही जान से मार देगा। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। तब वेंस एक दिन जेसन को अपने पास बुलाता है और उससे बताता है कि उसे उसके बारे में काफी सारी चीजें पता चली हैं, और उसी समय पे हम लोग रैन को भी देख पाते हैं जिसे वेंस के आदमियों ने पकड़ लिया था, जिसकी मदद से ही उन्हें ये बात भी पता चल गई थी कि ये जेसन दूसरे यूनिवर्स का है। और अब जेसन के हाव भाव भी बदल गए थे। तब वेंस उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे आखिरी 2 दिन का टाइम देता है ताकि वो इस बॉक्स के बारे में सारी चीजें पता कर उसे बता सके, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। वही यूनिवर्स नंबर 1 में हम लोग देख पाते हैं कि जे यहाँ पर डेनिला के साथ बहुत ज्यादा खुश था। तब वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि डेनिला और साथी फ्रैंकलिन को उसके ऊपर शक ना हो, पर धीरे धीरे कर उन दोनों का शक उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था। पर डेनिला जे से इस बारे में डायरेक्ट बात नहीं कर सकती थी। तब वो जे से बातें करने लगती है और जे उससे बातें करता हुआ उसे वापस से एक बार यकीन दिला देता है कि वो ही असल में जेसन है। वहीं हम लोग दूसरे यूनिवर्स में रैन और साथी जेसन को देख पाते हैं जिन्हें वेंस के लोगों ने एक ही कमरे में बंद कर दिया था। अब जब यहाँ पर जेसन रैन से बातें करता है तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में इस यूनिवर्स का जेसन रैन से ही काफी सारी दवाइयां बनवाया करता था जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। और वो कंपाउंड जिससे कुछ समय के लिए ब्रेन को पूरी तरह से बंद करा जा सकता है वो भी किसी और ने नहीं बल्कि रैन ने ही बनाया था, जिसकी काफी सारी शीशियां अभी भी इस लैब में रखी हुई हैं। और ये बात जानने के बाद जेसन कुछ सोचने लगता है। तब जेसन के दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि वो किसी भी तरह से उन दवाइयों को चुराकर उस बॉक्स के अंदर जाएगा और वापस से अपने यूनिवर्स में चला जाएगा। लेकिन जेसन के रूम के बाहर काफी सारे गार्ड्स हमेशा ही पहरा देते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अमेंडा को देखते हैं जिसे जब ये बात पता चलती है कि वेंस 2 दिन के अंदर जेसन को जान से मार देगा और साथ ही वो जेसन इनके यूनिवर्स का है ही नहीं, तो वो डिसाइड करती है कि वो जेसन की मदद करेगी। और यही सब सोचते हुए अमेंडा तुरंत ही जेसन के रूम में जाकर जेसन को अपने साथ बॉक्स के पास लेकर जाने लगती है, पर अचानक से ही वेंस और उसके साथियों की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस दवाई वाले एक सूटकेस को भी चुरा लेते हैं और वहां से उस बॉक्स के अंदर चले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उन्होंने उस दवाई को भी इंजेक्ट कर लिया था और तभी उन लोगों को नींद आ जाती है। वहीं वेंस जब अपने साथियों के साथ उस बॉक्स को चेक करता है तो वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, जो देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। दूसरी तरफ हम लोग वापस से वेंस और अमेंडा को देखते हैं जिन्हें अब होश आ गया था और उन लोगों के सामने हजारों दरवाजे थे जो कि अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स के थे और वो लोग किसी भी यूनिवर्स में जा सकते थे। पर इन दोनों में से ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि आखिरकार यूनिवर्स 1 का दरवाजा कौन सा है। अब इस बात को जानने के बाद जेसन भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। तब अमेंडा जेसन से पूछने लगती है कि आखिरकार ये कितने दरवाजे होंगे, जिस पर जेसन साफ रिप्लाई करता है कि अगर किसी छोटी सी चीज को भी लेकर तुम अनगिनत पॉसिबिलिटीज बना सकती हो तो वो हर एक पॉसिबिलिटी किसी न किसी यूनिवर्स में सच होगी। इसका मतलब यही है कि हर पल उनके दिमाग में एक नई पॉसिबिलिटी बनती रहेगी और उससे ही अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स का जन्म होगा। और अब ये बात जानने के बाद अमेंडा काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि इस तरह से तो ये कभी भी जेसन के असली यूनिवर्स को नहीं ढूंढ पाएंगे। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अलग अलग यूनिवर्स में जाकर उन यूनिवर्स को चेक करेंगे कि ये सही यूनिवर्स है या फिर नहीं। इसीलिए ये लोग सबसे पहले यूनिवर्स में कदम रखते हैं, जहां पर जाने के बाद इन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और जब ये लोग बाहर जाकर चेक करते हैं तो वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। वहां पर सारी बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी और वीरान पड़ी थी जो कि टूटने की कगार पर आ गई थी। तभी अचानक से ही उनके सामने मौजूद एक बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है, जो देखने के बाद ये लोग वापस से भागते हुए उसी बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। उन लोगों के पास अब बस 48 इंजेक्शन बचे थे और एक इंजेक्शन की मदद से वो सिर्फ आधे घंटे के लिए किसी भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते थे। और ये बात समझ आने के बाद जेसन डिसाइड करता है कि अब से वो बस दरवाजों को खोल कर देखेंगे कि वो अपने सही यूनिवर्स के पास पहुंच गए हैं या फिर नहीं। जिसके बाद वो अपने दूसरे दरवाजे को खोलते हैं, पर वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, इसीलिए वो उसे तुरंत ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद जब ये अपने तीसरे दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पर भी पूरी तरह से इंसान खत्म हो चुके थे। दूसरी तरफ वेंस को भी उन इंजेक्शन के बारे में थोड़ा दिमाग लगाने के बाद समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो खुद भी इंजेक्शन के एक डब्बे को उठाकर उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेसन और अमेंडा काफी सारे यूनिवर्स के दरवाजों को खोलकर देख चुके थे, पर वहां पर उन्हें कहीं पर भी किसी भी ह्यूमन के होने का सबूत नहीं मिला था, जिससे अमेंडा काफी ज्यादा घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है।
तब जेसन अमेंडा को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस तरह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। हर पॉसिबिलिटी किसी न किसी यूनिवर्स में पूरी होती है और इसका मतलब यही है कि अगर इस यूनिवर्स में ये लोग वेलोसिटी लैब से जिंदा बचकर बाहर आ गए हैं तो दूसरे यूनिवर्स में वहां के गार्ड्स ने इन दोनों को पकड़ लिया होगा। और अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें किसी ऐसे यूनिवर्स में जाना होगा जहाँ पर खाना पीना मौजूद हो, जिसके बाद ये लोग खाना पीना लेकर वहां से आराम से निकलेंगे। अब इस बात पर अमेंडा भी एग्री करती है और ये लोग एक यूनिवर्स के दरवाजे को खोलते हैं। तब ये लोग वेंस की ही वेलोसिटी लैब में पहुंच गए थे, जो देखने के बाद अमेंडा यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर इतनी शांति क्यों है। तो जब वो थोड़ी दूर से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही यूनिवर्स है जिसके बारे में ये अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। इस यूनिवर्स में जब अमेंडा जेसन को भगाने की कोशिश कर रही होती है तो वेंस के गार्ड उसे पकड़कर जान से मार देते हैं, जिसके बाद उन्होंने जेसन को भी वापस से अपना बंदी बना लिया था। अमेंडा ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, पर अभी के समय पर वो जेसन के साथ सभी डोर्स के पास वापस तो आ जाती है, पर जैसे ही वो बाकी सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश करती है तो वहां पर भी उसे सिर्फ तबाही ही नजर आ रही थी। तब अमेंडा को लगने लगता है कि वो लोग हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए हैं और इन्हीं सब बातों से फ्रस्ट्रेट होते हुए वो तुरंत ही एक दरवाजे को खोलती है और बाहर की तरफ भागना चालू कर देती है। तब जेसन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर उस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ रही थी। तब थोड़ी दूर जाने के बाद अमेंडा बेहोश हो गई थी, जो देखने के बाद जेसन तुरंत ही उसे अपनी गोद में उठाता है और पास के एक घर में लेकर चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसने कुछ लकड़ियों की मदद से आग जला दी थी, जिससे अमेंडा को थोड़ा बेटर फील होता है। अब सुबह उठने के बाद जब जेसन बाहर जाता है तब उसे पता चलता है कि उस जगह पर 10 से 12 फुट मोटी बर्फ जम गई थी। इसका मतलब यही था कि इनका बॉक्स भी उस बर्फ के नीचे ही दब गया होगा और इन लोगों को ये बात भी नहीं पता थी कि आखिरकार इनका बॉक्स कहाँ पर होगा। अब इन्हीं सब बातों से परेशान होते हुए जेसन अमेंडा के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। तब अमेंडा उससे बातें करते हुए उसे ये बात बताती है कि असल में बचपन में वो अपने पापा के साथ अर्जेंटीना में जाया करती थी, जहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही बर्फ पड़ा करती थी, और जब उसने दरवाजा खोला तब उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे। और तभी जेसन को ये बात भी याद आती है कि जैसे ही उन्होंने उस यूनिवर्स के बारे में बात करी थी जिसमें गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया था, तो अगले दरवाजा खोलने पर वो लोग उसी यूनिवर्स में चले गए थे। अब ये बात याद आने के बाद जेसन को ये बात समझ में आ जाती है कि असल में वो सारे दरवाजे उनके दिमाग से ही लिंक होते हैं, और क्योंकि अब तक कोई भी दरवाजा खोलते वक्त उनका दिमाग शांत नहीं था, इसीलिए ही वो हर बार ऐसी जगह पर पहुंच रहे थे जहाँ पर कोई भी ह्यूमन मौजूद नहीं था। अगर ये लोग अपने दिमाग को शांत रखकर उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करते तो हो सकता था कि ये लोग किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहाँ पर ह्यूमंस बहुत आराम से रह रहे हों। और तभी उन्हें ये बात भी याद आ जाती है कि उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी वर्क नहीं करती, और यही सब सोचते हुए वो तुरंत ही अपना कंपास निकालते हैं और इधर उधर उस बॉक्स को ढूंढना चालू कर देते हैं। तब कंपास में हो रही सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से इन्हें पता चल जाता है कि इनका बॉक्स कहाँ पर है, और तब ये लोग उस जगह पर खोदना चालू करते हैं और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वैंस को देख पाते हैं, क्योंकि अमेंडा और जेसन का पीछा करने के चक्कर में अलग अलग बहुत खतरनाक यूनिवर्स में घूम चुका था, जहाँ पर जाने के बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। वहीं यूनिवर्स 1 में हम लोग जे को देख पाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक प्लान के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि इस पार्ट को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। पर इस सीरीज का सेकंड पार्ट भी मैं सिर्फ तभी बनाऊंगा जब इसके फर्स्ट पार्ट पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स होगा। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं या फिर नहीं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड।